मेरे पिता इंडियन एयरफोर्स के पायलट मुझे बचपन से ही बहुत देशभक्ति की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जलियांवाला बाग में जब गोलियां बरसी तब उन गोलियों से बचने के लिए बीच में एक कुआं था, तो लोगों ने उसमें कूदना शुरू कर दिया और कैसे देखते ही देखते वो कुआं लाशों का ढेर बन गया। ये सुन के मेरे सवालों की लहर शुरू हो गई। पर वो तो फिर भी मर गए ना, वो बचे नहीं, फिर कूदे क्यों? उन्होंने नीचे जाके सांस कैसे ली होगी? उनके मम्मी पापा बच्चे सब कूद गए। मेरे सवाल नहीं रुके, और रुकते कैसे? क्योंकि जो मैंने सुना वो मेरी नन्ही सी समझ के बाहर था। वैसे ही जैसे बाहर था ये सब समझ के उस 19 साल के लड़के के, जिसने ये सब होता अपने आंखों से देखा और इंतजार किया पूरे 21 साल इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए। और जो उन्होंने 21 साल बाद किया ना, वो मुझे अच्छे से समझ आता है। माइकल ओडॉयर को असैसिनेट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा और ये है कहानी उस हस्ती की जिसने 21 साल तक यादों के कड़वे घूंट पिए, स्ट्रैटेजी बनाई और आखिरकार अपने देश का बदला लिया अंग्रेजी हुकूमत से, और अपना नाम हमारे देश के इतिहास में सुनहरे अक्षर में सदा के लिए लिख गए। जी, ये है कहानी शेर सिंह की। दिस इज द स्टोरी ऑफ शहीद उधम सिंह। Chapter 1, The Boy Who Watched the Massacre। 26 दिसंबर 1899 सुनाम, पंजाब के एक छोटे से शहर में शेर सिंह का जन्म हुआ। छोटी सी उम्र में उनके माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्हें और उनके बड़े भाई साधु सिंह को 1907 में सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज अमृतसर में डाला गया, जहां उनको एक नया नाम मिला, उधम सिंह। इन्हें वहां उदय के नाम से भी पुकारते थे और इनके बड़े भाई साधु को मुक्ता, जो 1917 में अननोन रीजन से गुजर गए। जब उधम सिंह 19 साल के हुए तब 13 अप्रैल 1919 को वो बैसाखी का दिन आया जो जश्न के रंगों में नहाने की बजाय खून के रंगों से रंगा गया। इसी दिन का जिक्र किया था मेरे फादर ने मुझसे कि कैसे जालिम जनरल डायर ने 50 सोल्जर्स की बंदूकें जलियांवाला बाग में इकट्ठे हमारे देशवासियों पे चलवाई, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, न द्वार न दीवार और ना वो कुआं। कई कहते हैं कि वो वहां भीड़ में थे, अपने आश्रम के दोस्तों के साथ भीड़ को पानी पिलाते हुए, और कईयों का मानना है कि वो वहां पे बाद में आए थे लाशें संभालने के लिए। लेकिन जो भी हो, दिस वे और दैट, ही हैड इन सम वे विटनेस दिस ऑल, और ये दृश्य देख के उधम सिंह सदा के लिए बदल गए। फायर, ये ऑर्डर दिया चाहे जनरल डायर ने हो, लेकिन इस ऑर्डर को एंडोर्स और बाद में इस हत्याकांड को जस्टिफाई किया था उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडॉयर ने। ये नाम उधम सिंह के दिमाग, दिल और रूह में कुरेदा जा चुका था। अब उन्हें इस हत्याकांड का बदला लेना था, फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडॉयर, जिसे उधम सिंह ने पूरी जिंदगी अपने एक निशाने पर रखा और पूरा किया 21 साल बाद। चैप्टर 2, भगत सिंह, दोस्त, भाई, गुरु एंड इंस्पिरेशन। जलियांवाला बाग एक ऐसा जख्म है जो आज तक आप और मेरे जैसे हिंदुस्तानियों को दर्द देता है। तो उस वक्त के चश्मदीद गवाह उधम सिंह के घाव कैसे भर जाते, जिस कारण जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की लहर थी वो उस लहर का हिस्सा बन गए, भगत सिंह की लहर। 1927-28 में कुछ 27-28 की उम्र में उधम सिंह लाहौर चले गए। ये वो शहर था जो उस वक्त आज़ादी की क्रांति से गूंज रहा था, और वहाँ वो मिले अपने से 8 साल छोटे लेकिन क्रांति के रास्ते में उनसे बहुत आगे निकल जा चुके 20-21 साल के भगत सिंह से। भगत सिंह बहुत ही बोल्ड एंड आर्टिकुलेट थे। उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रेजर शार्प थी। उनकी इन्हीं क्लैरिटी ऑफ थॉट, डिसिप्लिन एंड एबिलिटी टू थिंक एंड प्लान वाज द रीजन कि उधम सिंह भगत सिंह की ओर खिंचते गए। वो दोनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का हिस्सा थे, जो एक फ्रीडम
फाइटिंग आउटफिट थी जो बातचीत में बिलीव ना करके आर्म्ड रेजिस्टेंस में बिलीव करती थी। इस संस्था की सीक्रेट मीटिंग्स चलती थी, क्रांति के पैम्पलेट्स छपते थे, आर्म्ड ट्रेनिंग होती थी। यहाँ उधम सिंह ने चुपचाप कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। पहले वो लॉजिस्टिक्स देखते थे, जैसे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, सेफ हाउस अरेंज करना, HSRA के मटेरियल्स अपनी जगह पहुंचाना। भगत सिंह के छत्र छाया में उधम उनकी ब्रेवरी से प्रभावित तो हुए ही, बट वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद हिज इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी। भगत ने उन्हें सिखाया कि रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ बंदूक चलाना नहीं होता, लोगों के माइंड्स जागृत करना होता है। 1929 में असेंबली बॉम्बिंग केस में भगत सिंह अरेस्ट हुए और सिर्फ 23 इयर्स की उम्र में राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। 23 मार्च 1931 की काली शाम को उधम सिंह लाहौर में ही थे। The night when Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged in Lahore Central Jail at 7:30 p.m. भगत सिंह का शहीद हो जाने की खबर से उधम सिंह टूट चुके थे। माना जाता है कि वो हफ्तों तक आइसोलेशन में रहे, शोक में। उन्होंने सिर्फ अपना दोस्त ही नहीं खोया था, दोस्त होने के साथ भगत उनके गाइड भी थे, एक टीचर, एक प्रेरणा का स्रोत। भगत का शहीद हो जाना, उनका बलिदान फजूल नहीं जाने देना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह से हो सकता था, भगत सिंह की रेवोल्यूशन को आगे ले जाके। तो ये जिम्मा उधम सिंह ने अपनी तरह से अपने हाथ में लिया। चैप्टर 3, मल्टीपल आइडेंटिटीज, वन मिशन। उधम सिंह लोगों की आंखों से दूर हो गए। उनका मकसद उनके आगे बिल्कुल क्लियर था। इंडिया से यूके वापस जा चुके माइकल ओ'डॉयल। उधम सिंह हिंदुस्तान में थे और उनका टारगेट यूके में। तो करना क्या था? ये साफ था, यूके पहुंचना। यहाँ से उधम सिंह का एक बहुत ही मूवी टाइप मिस्टीरियस सफर शुरू होता है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैप्चर हुआ है इन मेनी बुक्स, आर्टिकल्स एंड डिफरेंट प्लेसेस, पर इनमें से हर चीज़ का प्रूफ नहीं है। जिनका है वो मैं आपको बताते रहूँगी। माना जाता है कि पहले वो मुंबई से फोर्स्ड पेपर्स के साथ पानी के रास्ते में ईस्ट अफ्रीका गए, जहाँ से वो पहुँचे मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट से वो गए सोवियत यूनियन, USSR, जहाँ उन्होंने सोशलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी समझी। सोवियत के लोग एंटी कॉलोनियल फाइटर्स के साथ सिंपैथी रखते थे, हेंस इन्हें सपोर्ट करते थे, बट देयर वाज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ तक का उनका सफ़र कैप्चर हुआ है फ्रॉम नरेशन ऑफ वेरियस पीपल। रशिया से वो गए यूरोप एंड लाइकली पास थ्रू पोलैंड, जर्मनी and France, eventually making his entry into United States, जहां गदर पार्टी का काफ़ी बड़ा नेटवर्क था। गदर पार्टी या मूवमेंट वो संस्था है जो कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिश रूल से मुक्त होने के लिए बनाई थी। उनका अमेरिका का स्टे कंफर्म्ड है, वेरीफाइड है। कहते हैं अमेरिका में उन्होंने डॉकयार्ड्स एंड फैक्ट्रीज में फेक नेम के अंडर काम किया और कई जगह जिक्र है उनकी एक अमेरिकन वाइफ लूपे के बारे में और उनके 2 बेटे उस शादी से। लेकिन उनकी इन वाइफ एंड बच्चों के पुख्ता सबूत नहीं है, ना ही अमेरिकन रिकॉर्ड्स में एज ए मैरिज सर्टिफिकेट, इमिग्रेशन पेपर और बर्थ रिकॉर्ड्स ऑफ देयर सन, और ना ही इनका जिक्र है ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल में। हेंस हिस्टोरियंस लाइक प्रोफेसर Navtej, Sarna, Rakhari, Chatterjee and K.C. Yadav are cautious and do not treat this claim as verified historical fact. फिर भी हर जगह अक्सर उधम सिंह के साथ इनके नाम का जिक्र होता है, इनकी अमेरिकन वाइफ एंड 2 सन्स। वेल, वो जितने भी साल अमेरिका में रहे, उनकी आंखें बस एक ही दिशा में देख रही थी, लंदन की ओर, क्योंकि वहाँ पे उनका लक्ष्य रहता था। Chapter 4, The Revenge, One Man and Two Bullets. 1934 में अंडर अ फॉल्स नेम ऑफ फ्रैंक ब्राजील एंड फेक पासपोर्ट वो पानी के रास्ते से USA, इंग्लैंड, साउथम्पटन पहुंचे, जहां से वो गए लंदन जाके उन्होंने लोकल वर्कर के तौर पे अलग अलग जॉब्स पकड़े, जैसे कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री वर्कर, मैकेनिक एटसेट्रा। इस दौर में वो चुपचाप अपना काम करते, बिना कोई सस्पिशंस रेस किए, बस पेशेंटली वेट कर रहे थे, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, सिंपली वेटिंग फॉर हिज टाइम। उन्होंने ब्रिटिश सर्कल्स में अपनी जान पहचान बढ़ाई और कुछ
कुछ थियोरीज वाया पॉपुलर बायोग्राफीज एंड ओरल ट्रेडिशन के माने तो उन्होंने अपने टारगेट माइकल ओडॉयर के घर में भी हाउस हेल्प का काम किया, जहां वो उनके हैंडीमैन के तौर पे रहे। पर ब्रिटिश इंटेलिजेंस फाइल्स एंड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पे इसका कोई जिक्र नहीं है। दो कारण हो सकते हैं इसके, एक कि उन्होंने वाकई वहाँ पे काम नहीं किया, और दूसरा बिल्कुल काम किया जो अक्सर मूवीज़ एंड बुक्स में बताया गया है, तो फिर ब्रिटिश कोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में इसका मेंशन क्यों नहीं है? वेल, वी कैन ओनली टेक अ थॉटफुल गेस। ऐसा है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को एक्नॉलेज कर दें, देन इट वुड शो अ मैसिव फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंटेलिजेंस। हेंस वो इस बात को क्यों ही मानेंगे या डॉक्यूमेंट करेंगे? अपनी खिल्ली उड़वाने के लिए। एनीहाउ 1934 में वो इंग्लैंड गए और 1940 तक उन्होंने बहुत इंटेलिजेंस गैदर की। एक टक डॉयर को ऑब्जर्व करते, उनकी मूवमेंट्स ट्रैक करते। उन्होंने .45 कैलिबर स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर प्रोक्योर की और इंतज़ार किया एक सही मौके की। फाइनली मार्च 1940 को वो मौका उनके सामने आया। माइकल ओडॉयर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब इन 1990, कैक्सटन हॉल इन लंदन में स्पीकर होने वाले थे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह हम हिंदुस्तानियों का बदला लेने कैक्सटन हॉल की तरफ मीटिंग में गए। वो उस ऑडियंस में थे, शार्पली ड्रेस्ड इन अ ग्रे ओवरकोट एंड अ फेल्ट हैट, शांत और स्टिल। कहते हैं कि वो गन को किताब के पन्नों को काट के उसके अंदर डाल के एंटर हुए थे, और मौका देखते ही उन्होंने उस बुक से निकाल गन को अपने कोट में छुपाया। उनका 21 साल का इंतज़ार आज ख़त्म होने वाला था। जैसे ही ओडॉयर ने अपनी स्पीच ख़त्म की, उधम सिंह ने कुछ कदम स्टेज की तरफ आगे बढ़ाए, अपने कोट से गन निकाली, निशाना बनाया और गोली चला दी। टोटल 6 गोलियां चली। 2 चली डॉयर की ओर, जिनमें से एक गोली उनके सीने को चीरते हुए उनके हार्ट एंड राइट लंग्स से होते हुए निकली, टेकिंग हिज लाइफ इमीडिएटली। हॉल पैनिक से भर गया। लोग चिल्लाए, भागे, छिपे, लेकिन उद्धम वहीं रहे। ना भागे ना घबराए, बस वहीं रहे, अपनी बंदूक हाथ में लिए। उधम सिंह वॉज इमीडिएटली अरेस्टेड। उनकी अरेस्ट के बाद जब वो हॉल से बाहर आए, वहाँ तब एक तस्वीर ली गई थी, और वो तस्वीर आज भी बहुत पॉपुलर है। उनके अरेस्ट के बाद जो चीज़ें उनके पास से निकली वो आपका दिल दुखा देंगी। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो एक्सपेक्टेड थी, जैसे रिवॉल्वर, कैटरेज, एक नाइफ, 2 न्यूज़पेपर क्लिपिंग और उनके गुरु, उनके भाई, उनके इंस्पिरेशन भगत सिंह की तस्वीर। सोचें, भगत के शहीद होने के 9 साल बाद भी वो उनकी फ़ोटो अपने सीने से लगा उनसे इंस्पिरेशन ले रहे थे। माना जाता है कि जब उनसे पुलिस कस्टडी में पूछा कि जब वो ओडॉयर के घर में काम कर रहे थे तब उन्होंने उन्हें क्यों नहीं मारा, बहुत आसान था ना, घर की 4 दीवारी के अंदर पॉइजन करना, गोली मारना या कुछ भी कर देना। तो उधम सिंह ने बोला कि ऐसा करने से वो एक मर्डरर कहलाते, रेवोल्यूशनरी नहीं। ही वॉन्टेड टू मेक अ स्टेटमेंट, क्रांति की स्टेटमेंट। एक गुत्थी जो पुलिस सुलझा नहीं पा रही थी वो था कि इनका असली नाम क्या है, क्योंकि उनके कई नाम सामने आए, शेर सिंह, उदय सिंह, फ्रैंक ब्राज़ील, जिस नाम से वो इंग्लैंड आए थे। लेकिन जब पुलिस ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने बताया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये नाम उनका बहुत बड़ा मैसेज था सारे हिंदुस्तानियों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या सिख। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। और ये केस पहले बाय पुलिस एंड कोर्ट इसी नाम से दर्ज किया गया था, जो बाद में उधम सिंह के नाम पे चेंज हुआ। इंटरोगेशन में जब पूछा कि उनके बाकी साथी कौन हैं, उन्होंने बंदूक कहाँ से प्रोक्योर की, उन्होंने इन सवालों पे अंत तक चुप्पी बांधे रखी। ब्रिक्सटन प्रिजन में जहां वो अपने ट्रायल की वेट कर रहे थे, उन्होंने 42 डेज तक हंगर स्ट्राइक रखी, शायद अपने गुरु भगत सिंह से इंस्पायर होके। शायद ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट थी, क्योंकि ऐसे ही एक हंगर स्ट्राइक पे भगत सिंह भी गए थे। उन्हें ज़बरदस्ती फीड किया गया, ट्यूब्स के ज़रिए नाक और मुंह से खाना डाल के। उसके बाद उनका केस शुरू हुआ इन सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, जैसे पॉपुलरली द ओल्ड बेली कहते हैं।
कहते हैं उनके पहले वकील वी.के. कृष्णा मेनन उन्हें रिप्रेजेंट कर नहीं पाए क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल इंडियन नेशनलिस्ट थे और ब्रिटिश इस ट्रायल को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते थे। उन्हें फाइनली दिए गए एक ब्रिटिश लॉयर सेंट जॉन हचिंसन। पर उधम सिंह ने उनके साथ ज़्यादा कॉपरेट नहीं किया अपना डिफेंस बिल्ड करने के लिए। वो अक्सर कोर्ट के मामलात इंटरप्ट करते रहते, ब्रिटिश लीगल सिस्टम को मॉक करते रहते और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते रहते, इस ट्रायल को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करके। इस ट्रायल के बाद उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। चैप्टर 5, डाउन विद द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, डाउन विद ब्रिटिश डर्टी डॉग्स। ये चैप्टर उधम सिंह की ट्रिब्यूट में है क्योंकि वो चाहते थे कि जो बोल उन्होंने कोर्ट में बोले वो आगे पूरे दुनिया और हम देशवासियों तक पहुँचे। 4 जून 1940 को जब उधम सिंह को गिल्टी करार कर दिया गया, सेंटेंस दिया गया, उन्होंने अपने कटघरे में खड़े होकर इमीडिएटली एक स्पीच देनी शुरू करी। वाइल ये स्पीच जज ने प्रेस को छापने से मना करी थी, फिर भी कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स के हाथ से होते हुए वो आज हमारे सामने है। आई थैंक दोज एक्टिविस्ट for that. Here is the powerful speech of Udham Singh, given immediately after his sentencing. And yes, he spoke in English so that the world could hear it. I say, down with British imperialism. You say India do not have peace, we have only slavery. Generations of so-called civilization has brought us everything filthy and degenerating known to the human race. All you have to do is read your own history. If you have any decency about you, you should die in shame. The brutality and bloodthirsty way in which the so-called intellectuals who call themselves rulers of civilization in the world are bastard blood. यहाँ पे जज ने उन्हें रोका, लेकिन उधम सिंह रुकने वाले थोड़ी थे। उन्होंने आगे बोला, I do not care about the sentence of death. It means nothing at all. I do not care about dying or anything. I do not worry about it at all. I am dying for a purpose. We are suffering from the British Empire. उन्होंने रेलिंग पे अपने हाथों को मारते हुए जोर दिया। अब उसके बाद वो थोड़े से शांत स्वभाव में आगे बोले, I am not afraid to die. I am proud to die, to have to free my native land, and I hope that when I am gone, I hope that in my place will come thousands of my countrymen to drive you dirty dogs out to free my country. I am standing before an English jury. I am in English court. You people go to India, and when you come back, you are given prize and put in the House of Commons. We come to England and we are sentenced to death. I never meant anything, but I will take it. I do not care anything about it. But when you dirty dogs come to India, there comes a time when you will be cleaned out of India. All you British imperialisms will be smashed. Machine guns on the street of India mow down thousands of poor women and children wherever your so-called flag of democracy and Christianity flies. Your conduct. I am talking about the British government. I have nothing against the English people at all. I have more English friends living in England than I have in India. I have great sympathy with the workers of England. I am against the imperialist government. You people are suffering the same as I am suffering through those dirty dogs and mad beasts. Everyone are suffering through these dirty dogs, these mad beasts. India is only slavery, killing, mutilating and destroying British imperialism. People do not read about it in papers. We know what is going on in India. जज ने यहाँ पे उधम सिंह को फिर रोकने की कोशिश की, बोला कि वो अब और नहीं सुनेंगे, लेकिन उधम सिंह बोलते रहे। You ask me what I have to say. I am saying it because you people are dirty. You do not want to hear from us what you are doing in India. फिर कहते हैं उन्होंने अपना चश्मा पॉकेट में डाला और उसके बाद एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और कहा, Down with British imperialism, down with British dirty dogs. फिर अपने कटघरे से उतरने से पहले he spat across the solicitor's table. Chapter 6, शहीद उधम सिंह। उधम सिंह के पास अपनी मौत की सजा से बचने के दो तरीके थे। पहला, हायर कोर्ट जाके अपील करके, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के पास जाके मर्सी की अपील करके। उन्होंने दोनों ही करने से मना कर दिया। वो अपने देश के लिए शहीद होना चाहते थे, कोई मर्सी या लीनियंसी नहीं।
ऐसे 31 जुलाई 1940 को भगत सिंह के शहीद होने के 9 साल 4 महीने और 8 दिन के बाद और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के 21 साल 3 महीने और 18 दिन के बाद उधम सिंह को पेंटनविल प्रिजन में फांसी लगा दी गई। हम हिंदुस्तानियों के लिए उन 40 इयर्स के उधम सिंह को शहीद उधम सिंह बना दिया। देश भर में खबर फैल गई, क्रांति तेजी से पकड़ने लगी, क्योंकि उधम सिंह ने ये बता दिया था कि जस्टिस पॉसिबल है, चाहे उसे 21 साल लग जाए, लेकिन जस्टिस मिल सकती है। 1974 में उनकी अस्थियां वापस हिंदुस्तान लाई गई, जिन्हें कहते हैं 7 हिस्सों में बांटा गया, जो गई हरिद्वार, करतारपुर साहिब और रोज़ा शरीफ उनके अंतिम संस्कार के लिए। साथ ही उनके होम टाउन सुनाम, जलियांवाला बाग और शहीद उधम सिंह आर्ट्स एंड कॉलेज सुनाम में। उनके ऑनर में उन्हें शहीद आज़म का टाइटल दिया गया। उनकी याद में उनका जन्म स्थान कहलाया गया सुनाम उधम सिंह वाला। 1995 में इनके नाम का एक पोस्टल स्टैम्प भी बनाया गया। उत्तराखंड में इनके नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उधम सिंह नगर। राजस्थान के गंगानगर में इनके नाम का शहीद उधम सिंह चौक है। चंडीगढ़, सुनाम और अमृतसर में इनके स्टैचूज बनवाए गए। क्या कहूँ, मैं इंडिया के हर मोड़ पे, हर शहर में इन जैसे देशभक्तों के स्टैचूज देखना चाहती हूँ और हर सड़क और बिल्डिंग इन्हीं जैसे शहीदों के नाम से पहचानना चाहती हूँ, जिन्होंने देश को बाहरी हुकूमत से मुक्त कराया हो, ना कि हम पे हुकूमत की हो। प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं कि आप क्या चाहते हैं। क्या हमें हमारी इमारतें, शहर, सड़कें उन्हीं के नाम पे कर देनी चाहिए जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, या इन शहीदों के नाम जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी? क्या जज्बा होगा उस लड़के का जो 19 साल की उम्र में देके हत्याकांड का घाव 21 साल तक अपने सीने में लिए बैठे थे और उसका बदला लेके हम सबको अपना एहसानमंद बना गए। शहीद उधम सिंह, मैं आपको हम सारे के सारे हिंदुस्तानियों के बिहाफ पे सलाम करती हूँ और इजाज़त लेती हूँ उन सभी से जिन्होंने आज आपकी जर्नी में मेरा साथ दिया। इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते मैं फिर मिलूँगी एक और जर्नी के साथ। तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे इंडियन।